हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, जिसका नाम है गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। मेनली हमें इस चैप्टर के अंदर गॉसेस लॉ पढ़ना है और कुछ उसके एप्लीकेशन है जो हमें इस चैप्टर के अंदर देखने हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या स्टार्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, हमारे कोर्स में दो तरह के फ्लक्स हैं। एक तो है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सेकंड है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम दो फ्लक्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं और आने वाले चैप्टर नंबर 8 में मैं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग का नाम है पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। एक तो जो इसका फिजिकल मतलब है वो, और दूसरा जो इसकी फॉर्मूले से डेफिनेशन बन के आती है वो, ठीक है ना। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आइए देखिए ध्यान से। आप ऐसा समझिए कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इस तरीके का। ये लो, यहां देखिए, ये फील्ड लाइनें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई सरफेस रख दी, कैसी भी। सपोज आपने इस टाइप की कोई सरफेस रख दी, कोई भी सरफेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई सरफेस रख दी। अब इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइनें पास हो रही हैं, उस चीज को हम इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? बहुत इजी कंसेप्ट है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अज्यूम करो कि एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने उसमें मेरा ये हाथ रख दिया। तो इस हाथ से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा चारों ओर से। हाथ से कितनी इलेक्ट्रिक लाइनें पास हुई, हाथ से कितनी इलेक्ट्रिक लाइनें पास हुई, उस चीज को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई सरफेस रख दें और उस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक लाइनें पास हों, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नथिंग, इट्स ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कहानी यहां तक? एक डेफिनेशन तो इसका जो फिजिकल मतलब है उससे निकल के आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। दूसरी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है बच्चों, इसका सिंबल है, फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, और ये इलेक्ट्रिक है इसलिए फाई ई इसका सिंबल है, ठीक है ना। अब इसका एक फॉर्मूला बन के आता है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका है ई वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है आपका? ई वेक्टर। और जो आपने सरफेस रखा है, सरफेस, वो मान लो आप कोई भी डीएस वेक्टर मान लो, एस वेक्टर कुछ भी मान लो। स्मॉल है तो डीएस बोल दिया, सिंपल होता तो मैं एस बोलता, डीएस वेक्टर। अच्छा, यहां पर दो नाम और चर्चा करना चाहता हूं मैं। एक तो बच्चों एरिया और सेकंड इज एरिया वेक्टर। दो नाम है मेरे पास, फर्स्ट है एरिया और सेकंड है बच्चों एरिया वेक्टर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड एरिया वेक्टर? तो जैसे मैं मेरे हाथ की बात करूं, इसका एरिया कहां है? देखो, एरिया तो वो हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सरफेस जहां मैं चौक चलाने का प्रयास कर रहा हूं, वो है एरिया। और एरिया वेक्टर कहां है? एरिया वेक्टर जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये मेरा हाथ है तो ये तो हो गया इसका एरिया, सरफेस एक तरीके से, और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। मेरी जो उंगली है, फिंगर जो है, वो काम कर रही है एरिया वेक्टर का। तो एरिया और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखना। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है, इट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर और एरिया वेक्टर कितना मान लिया? डीएस वेक्टर मान लो या एस वेक्टर मान लो। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला है, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट, चलो ऐसे ही रहने दो, एस वेक्टर।
ये फॉर्मूला है बच्चों, इसका याद करना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इससे एक डेफिनेशन बन सकती है, व्हाट इज ई वेक्टर? ई वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस वेक्टर इज एरिया वेक्टर, और बीच में कौन सा प्रोडक्ट है इनका? डॉट। वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरीके से कर सकता हूं, फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों यहां पर कौन सा प्रोडक्ट किया है आपने? डॉट प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन इज कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दो डेफिनेशन बन के हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, एक तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली डेफिनेशन, एंड सेकेंड डेफिनेशन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला आप क्या याद रखोगे? फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर डॉट को खोलूं, डिटेल में लिखूं इस फॉर्मूले को, तो फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों ई एस कॉस थीटा। क्या आएगा फ्लक्स का सूत्र? ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। इसी सूत्र को, चलो इसको बाद में पढ़ेंगे ना, पहले बात करते हैं बच्चों इसकी यूनिट की, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या है। पहले यूनिट की बात करते हैं। तो बच्चों देखो, ई व्हाट इज ई? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू नो, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि जो यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है न्यूटन अपॉन कूलाम और वोल्ट अपॉन मीटर। कोई भी एक काम ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काम ले रहा हूं बच्चों न्यूटन अपॉन मीटर, सॉरी न्यूटन अपॉन कूलाम, एंड सेकंड में काम ले रहा हूं वोल्ट अपॉन मीटर। एस व्हाट इज एस? एस इज एरिया एंड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, एंड कॉस थीटा, देयर इज नथिंग यूनिट ऑफ कॉस थीटा, इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक जो यूनिट बनके तैयार हुई बच्चों वो ही न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। यहां देखो मीटर ने मीटर को मार दिया, तो जो दूसरी यूनिट बनके तैयार हुई वो है वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, एक यूनिट और है इसकी बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट है वो फ्लक्स की, वेबर। क्या है? वेबर। WB इसका सिंबल है, वेबर। तो तीन यूनिट है, याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। कौन कौन सी? न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, सेकेंड इज वोल्ट इंटू मीटर, एंड थर्ड इट्स स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज वेबर। क्लियर? ये हुई यूनिट। अगर अब मैं बात करूं डायमेंशन की, डायमेंशन की, तो बच्चों डायमेंशन हम बनाएंगे इस फॉर्मूले से। न्यूटन फोर्स की यूनिट है जिसकी डायमेंशन होगी m1L1 T-2, कूलाम A1T1 और मीटर स्क्वायर L2। तो जो यूनिट बन के तैयार हुई वो देखिए आप, m1 L3 T-3 और A-1। ये यूनिट है किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्लियर है? तीसरी बात, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बच्चों? ये स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, याद रखना है ना। तो आप इन सब बातों को पहले नोट कीजिए। लिखो, मैं बोलता हूं। आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बच्चों, पहले हेडिंग, सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, the number of electric line passing through a surface in electric field, the number of line passing through a surface in electric field। ठीक है, और सेकेंड डेफिनेशन लिखिए इसकी, सेकेंड डेफिनेशन लिखिए द डॉट प्रोडक्ट
of the dot product of electric field and area vector, the dot product of electric field and area vector, the dot product of electric field and area vector is known as electric flux. The dot product of electric field and area vector is known as electric flux, known as electric flux. ठीक है, फॉर्मूला लिखिएगा भाई, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर. फॉर्मूला लिखिएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और नीचे ये वाला फॉर्मूला लिखिए, फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा. जो फ्लक्स क्या है वो ई वेक्टर और एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ये वाला फॉर्मूला, और ई एस कॉस थीटा. क्लियर यहां तक? ठीक है, एरो लगाइए. दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई ना? पहली डेफिनेशन क्या थी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एंड सेकेंड डेफिनेशन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर नॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर या ई एस कॉस थीटा. अच्छा, थीटा के बारे में एक बात और समझाना चाहूंगा मैं यहां पर. व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर. भाई आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट किया है उनके बीच का एंगल है थीटा. तो फ्लक्स निकालने के लिए आपने ई वेक्टर और एस वेक्टर का मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा. अब वो क्वेश्चन में क्या करेगा देखना, आपको एंगल देगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस का, कि कोई सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है, पर मुझे एंगल सरफेस का नहीं चाहिए, मुझे एंगल चाहिए एरिया वेक्टर का. मुझे एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में चाहिए. तो याद रहे, जब भी क्वेश्चन में आपको एंगल सरफेस का दिया जाए तो आपको उसे 90 में से माइनस करना होगा, बिकॉज सरफेस एंड एरिया वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर? तो जहां आपने फॉर्मूला लिखा है ना ई एस कॉस थीटा, यहां नीचे एक स्टार लगाओ. जहां आपने फॉर्मूला लिखा है ना फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, स्टार लगाइए. वेयर लिखें इस बात को आपकी समझदारी के लिए, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर. इसमें आगे बढ़ाइए. if given angle is between surface and electric field is theta, if a given angle between surface and electric field is theta, if a given angle between surface and electric field is theta, then we use 90 माइनस थीटा. अगर आपको सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा दिया गया हो, अब अभी आपको मैंने बताया कि हमारे हिसाब से थीटा क्या होता है? ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल. और अगर आपको एस वेक्टर का एंगल ना देकर एस का यानी कि सरफेस का एंगल दिया है, तो बच्चों हमें 90 माइनस थीटा काम में लेना होगा. ऐसे हम क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे एक आध दो. क्लियर है ना? ठीक है. नेक्स्ट लिखिए, यूनिट लिखिए आप. देखो इट्स यूनिट इज देखो आपको दिख रहे होंगे यूनिट. इट्स यूनिट इज न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. फर्स्ट तो ये लिखिए, इट्स यूनिट इज न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. इट्स यूनिट इज न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, कॉमा वोल्ट इंटू मीटर. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट इंटू मीटर. एंड वेवर इट्स ए स्टैंडर्ड यूनिट, याद रहे. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट इंटू मीटर और वेवर. क्लियर? अगला एरो लॉग लिखिए आप. डायमेंशन
डायमेंशन लिखो, लिखिए इट्स डायमेंशन इज, बोर्ड से लिख लें, इट्स डायमेंशन इज, डायमेंशन निकाला सीखिए भाई। सबसे इजी डायमेंशन निकलेगी न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर से। न्यूटन फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2 होती है। नीचे कूलम चार्ज है, इसकी डायमेंशन A1 T1 होती है। मीटर स्क्वायर की डायमेंशन L2 होती है। सबको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने पाया कि इसकी डायमेंशन m1 L3 T-3 A-1 होगी। क्लियर? तो आप इसकी डायमेंशन लिख लीजिए। ठीक है यहां तक? अगला एरो लगाइए, उसमें लिखो इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? अच्छा, दो नोट लगाइए। नोट में आप देखिए क्या क्या लिखना है मुझे, सुनो ध्यान से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई स्मॉल एरिया रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई स्मॉल एरिया रखा हुआ है, फ्लक्स का नॉर्मल सूत्र क्या होता है? ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, और एरिया अगर स्मॉल है तो क्या ds वेक्टर हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी स्मॉल ही आएगा एक तरीके से। अगर मेरी बात समझो आप ध्यान से, नॉर्मल जो जनरल कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले का, वो ये है कि जो फाई होता है वो ई वेक्टर और एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। अब अगर मैं एस ना लेके ds ले लूं, अब अगर मैं एस ना लेके ds ले लूं, तो बच्चों ये फाई ना होकर डी फाई हो जाएगा। और अगर आपको कुल फाई चाहिए बच्चों यहां पर, तो आपको इंटीग्रेट करना होगा। फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब देखो, आप देखोगे कि इंटीग्रेशन भी दो तरीके से मिलेगा आपके। एक तो नॉर्मल सूत्र हुआ करेगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और दूसरा होगा बच्चों फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इस तरीके के दो फॉर्मूले काम में लिए जाएंगे, आप देखना आगे। कभी कभी तो मैं इंटीग्रेशन ओपन ले लिया करूंगा, और कभी कभी मैं इंटीग्रेशन क्लोज लिया करूंगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? जब आपको ऐसा लगे कि जो सरफेस आपने सेलेक्ट किया है इट्स ए क्लोज पाथ, अगर आपको ऐसा लगे कि जो सरफेस आपने सेलेक्ट किया है इट्स ए क्लोज पाथ, देन वी कंसीडर फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर हमें ऐसा लगे कि हमारा पाथ एक क्लोज पाथ है, तो बच्चों हम यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले को। इंटीग्रेशन पे गोला, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। और अगर आपको लगे कि आपका सरफेस ओपन है, खुला हुआ है, देन वी यूज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो आप नोट लगाकर इसको लिख लीजिए, मैं आगे इसको काम में लूंगा। ठीक है? अब आप स्क्रीन पॉज करके जो भी आपको अच्छा लग रहा हो बोर्ड से नोट कर सकते हो, जल्दी करिए। हाँ, तो नेक्स्ट अपन इसमें एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर जो 2.1 है वो पढ़िए, आप क्या कह रहा है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एन एरिया वेक्टर। आपको एस वेक्टर गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2.1 में आपको एक तो एस वेक्टर दे रखा है, इसने एस वेक्टर आपको दे रखा है भाई, इसने कितना 5 इंटू 10⁻³ जे कैप, ये तो आपको दिया हुआ है एस वेक्टर मीटर स्क्वायर के अंदर। और इसने दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दे रखा है इसने कितना 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, किसमें? वोल्ट मीटर इनवर्स में। ठीक है? और हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई आपको निकालना है। तो जो फॉर्मूला है फाई ई का, वो नॉर्मल इसका फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई वेक्टर और एस वेक्टर का हमें डॉट करना होता है। तो फाई ई बराबर ई वेक्टर कितना है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, इसका हमें डॉट करना है एस वेक्टर से, और एस वेक्टर है 5 इंटू 10⁻³ जे कैप। तो डॉट करने का मेथड क्या है बच्चों? आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे कैप से, के कैप का के कैप से डॉट करना होता है हमें। तो यहां पर आई कैप कितना है 200, पर यहां आई कैप है ही नहीं है, तो आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जे कैप यहां कितना है 300, और जहां जे कैप कितना है 5 इंटू 10⁻³
इनका मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, करिए। इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5 का 300 से, तो ये आएगा। और अगर मैं पॉइंट लगाऊं 10 to the -3 को हटाऊं बच्चों, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो जो प्लस के निकल करके आएगा वो आएगा ये 1.5 वेबर लगा दो, वोल्ट इंटू मीटर लगा दो, वोल्ट इंटू मीटर लगा दो, इसके हिसाब से देख लो, मल्टीप्लाई कर लो यूनिट का, चलो तो वोल्ट इंटू मीटर लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो जो आपकी इच्छा है। तो उस सरफेस का जो फ्लक्स निकल करके आया बच्चों, ये निकल के आया 1.5 वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, दोबारा ध्यान से देख लीजिए। आपको एस वेक्टर गिवन है और ई वेक्टर गिवन है और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो नॉर्मल मैंने फाइव बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लगाया और दोनों की वैल्यू जमा करके मैं उत्तर लेके आ गया, ठीक है ना। सेकंड के पहले आप एग्जांपल नंबर 2.3 देखिए। एग्जांपल नंबर 2.3 क्या बोल रहा है, पढ़िए। ए सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सरफेस है उसकी आपको रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻⁻² मीटर, और वो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो है 5 × 10⁵ वोल्ट मीटर इनवर्स, सच दैट इट प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो सरफेस है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अभी आपको मैंने कहा था, अब मैं थीटा कितना काम में लूंगा, 30 काम में नहीं लूंगा, 90 - 30 काम में लूंगा, बिकॉज ये जो एंगल है ये ई वेक्टर और एस वेक्टर का नहीं है, ये सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है। और जब भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल दिया जाए तो हम थीटा काम में ना लेकर 90 - थीटा काम में लेते हैं। बस नॉर्मल हमें फ्लक्स निकालना है, क्वेश्चन वापस से वही है। अब की बार अगर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लगेगा नहीं, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो क्या लगेगा साहब, ई एस कॉस थीटा लगेगा। सर्कुलर सीट की बात कर रहा है तो एरिया हो गया होगा πr²। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बोलिए, ई कितना है 5 × 10⁵। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, r² कितना है 25 × 10⁻⁻⁴, और cos 60 1/2। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आता है 5 बराबर, देखिए कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे, 5 4 जा 20 की 0 2 5 और 2 7 15.70 इंटू 25 10⁻। अच्छा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे अपॉन में 2 और आएगा भाई, क्लियर है ना। और 10⁻ कितना हो गया 5 और -4 1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 = 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और 25 7 जा 175, 175 का 5 17, और 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, और 125 में कितना ऐड करना पड़ेगा 17। अब करके देख लो फटाफट कितना आ रहा है, देखो 0 कितना 17 25 और 30 40 42 4 14 25 और 14 25 29 39, सही कर रहा हूँ शायद, आप देख लेना गलत ना हो जाए भाई ना। और 2 के बाद पॉइंट, एक 0 खा जाएगी, 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ÷ 2, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल करके आएगा 1, कितना आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर है बच्चों 1.96 10⁻³ इतना आएगा, 1.96 10⁻³, वही वोल्ट इंटू मीटर। देखो आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए गए, ध्यान से देखना, कंपेयर कराने के लिए मैंने आपको एक साथ लिया है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि आपको ई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन है, ई वेक्टर दिया हुआ है और एस वेक्टर दिया हुआ है ना, और आपसे फ्लक्स पूछ लिया तो सिंपल कर दिया। और दूसरे क्वेश्चन में ई का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एस के लिए सर्कुलर शीट बोल करके रेडियस दी हुई है, और आपको थीटा एंगल दिया हुआ है, किसका, सरफेस का। तो मैंने थीटा काम में ना लेकर 90 - थीटा काम में लिया, क्लियर। स्क्रीन पॉज करके आप इनको फटाफट नोट कर लीजिए, चलो ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लो और जल्दी से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
एग्जाम्पल नंबर 2.2, ये भी समझिए आप। अच्छा, ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका यूज मैं आगे थ्योरी में करूंगा। जब मैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ाऊंगा तो इस तरीके के मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम में लूंगा, तो समझने का प्रयास करेंगे इसको। बोल रहा है कि ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सेस ऑफ सिलेंडर सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज जीरो। क्या कहना चाह रहा है कि एक सिलेंडर है मेरे पास, पहले तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए आप, ये ले लिया, इट्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई, ई वेक्टर। इसमें एक सिलेंडर रखना है और ऐसे रखना है कि जो फील्ड की डायरेक्शन है ना वो सिलेंडर के एक्सल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो सिलेंडर को आप ऐसे नहीं रख सकते, इस तरीके से रखना होगा। ये सिलेंडर मान लिया मैंने कोई, इस तरीके से। और हमें प्रूफ करना है कि इससे रिलेटेड नेट फ्लक्स जीरो है। ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। देखिए, इस सिलेंडर में 3 सरफेस हैं। अगर मैं नॉर्मल फ्लक्स की बात करता हूं, क्लोज सरफेस है सिलेंडर कर दो, तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये समझ में आया ना? थोड़ी देर पहले मैंने आपको नोट में बताया था कि मैं 2 तरह के इंटीग्रेशन काम में लूंगा, क्लोज इंटीग्रेशन और ओपन इंटीग्रेशन। जब सरफेस क्लोज हुआ करेगा तो क्लोज इंटीग्रेशन, और ओपन रहेगा तो ओपन इंटीग्रेशन। सिलेंड्रिकल पूरा क्लोज है, ढंग से पैक है सिलेंडर, तो इसमें हमने कौन सा काम में लिया? क्लोज इंटीग्रेशन। कितने सरफेस है सिलेंडर पर? 3। यहां से देखना कौन कौन से सिलेंडर पर हमेशा 3 ही सरफेस लेने आपको। देखो, ये वाला सरफेस नंबर 1 S1 सर्कुलर, एक ये वाला, ये भी सर्कुलर है, और तीसरा इसका जो सिलेंड्रिकल हिस्सा है वो S3। आप अज्यूम करें कि चौक मान लीजिए, सिलेंड्रिकल तो है, ऊपर से देखूंगा सर्कुलर दिखेगा मुझे, नीचे से देखूंगा तब भी सर्कुलर दिखेगा, और साइड से सिलेंड्रिकल दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने सिलेंड्रिकल के 3 सरफेस कर दिए, सर्कुलर, सर्कुलर एंड सिलेंड्रिकल। तीनों के लिए मुझे ई वेक्टर देखना है। तो बच्चों, ई वेक्टर की डायरेक्शन तो फिक्स है ही है। इस पर ई वेक्टर इधर है, इस पर भी ई वेक्टर इधर है, और इस पॉइंट पर भी ई वेक्टर इधर है। अरे ई वेक्टर तो जिस डायरेक्शन में है उसमें रहने वाला है ना, पर इंपॉर्टेंट है एस वेक्टर। एस वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का सीधा तरीका है परपेंडिकुलर टू सरफेस। देखिए ध्यान से, जब ये चौक इस तरीके से रखा होगा, ध्यान से देखना, आप इस करके देखना, तो इसका जो हिस्सा है, इस चौक का जो डीएस वेक्टर सतह के परपेंडिकुलर ऐसे तो आएगा, मतलब इसका जो डीएस वेक्टर है बच्चों वो इधर जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि S1 पर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर में एंगल 0 डिग्री है। अब इधर से देखिए, इस साइड से, तो इसका डीएस वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इस डायरेक्शन में आ जाएगा। S2 पर ये एंगल कितना हो जाएगा? 180, और सिलेंड्रिकल खुद के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि इधर पहुंच जाएगा। भाई इन बातों को आप सोच के देखना, ये बहुत काम देंगे आपको आगे। नहीं समझ में आता है, वीडियो वापस चलाना, 2-3 बार देखना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब क्या करना है मुझे, देखो, मैं इस क्लोज इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दूं। S1 के लिए अलग ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, S2 के लिए अलग ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और S3 के लिए अलग ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब ओपन इंटीग्रेशन हो गया अलग अलग सरफेस के लिए ना। सॉल्व करिए आगे। फाई इज इक्वल टू S1 पे एंगल कितना है? 0, तो इसे खोलेंगे तो बच्चों ये आएगा ई डी एस कॉस 0। S2 पे एंगल कितना है? 180, इसे लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा, थीटा की जगह 180। और S3 पे एंगल कितना है? 90, तो इसको लिखेंगे हम ई डी एस कॉस 90। आगे देखिए, फाई इज इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ई तो फिक्स है ही है, तो ई कहाँ आ जाएगा? बाहर। ये S1 के लिए, ये S2 के लिए, और ये S3 के लिए ना। इंटीग्रेशन ds कौन सरफेस के लिए? S1 के लिए, प्लस कॉस 180 होता है बच्चों माइनस का 1, तो ये साइन प्लस ना रहकर क्या बन जाएगा? माइनस। ई कहाँ आ जाएगा? बाहर। और S2 इंटीग्रेशन ds, और कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 90 कितना आता है? 0। अच्छा, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ds जितना S1 के लिए है उतना ही इंटीग्रेशन ds S2 के लिए है। क्यों? अगर S1 सर्कुलर है
तो S2 भी तो सर्कुलर है, जितना एरिया S1 का है उतना ही एरिया S2 का है। इंटीग्रेशन ds बोल रहा है टोटल एरिया S1 का और टोटल एरिया S2 का तो इक्वल रहेगा ना। कुछ भी मान लीजिए आप, a मान लीजिए इसको, चलो 1 मिनट के लिए, तो फिर प्लस कितना आएगा देखना, 5 = 2 दिख रहा है ना। थोड़ा देखने का प्रयास करना भाई। e और इसकी जगह a जमा दो और माइनस ये भी a जम जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0। कहने का मतलब अगर हमें एक सिलेंडर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से समा दें कि सिलेंडर की जो एक्सल है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उसका नेट फ्लक्स कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है वीडियो वापस देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे कंसेप्ट हम कई बार अब काम में लेने वाले हैं यहां से आगे। स्क्रीन पॉज करके ढंग से लिख लीजिए। तो यहां पर हमारा एक टॉपिक समाप्त होता है आज, कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना बच्चों, बाकी का अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। ठीक है।